गरीब रिक्शे वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखाकर डीएसपी बनाता है, मगर जब बीवी ओहदे पर पहुंचती है तो अपनी पहचान तक भूल जाती है। वो बड़े लोगों और ऊंचे अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने गरीब शौहर से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करती। वो अपनी हर जरूरत उन्हीं लोगों से पूरी करवाती है और बदले में उनकी हवस भी मिटाती है। गरीब शौहर ने फिर एक दिन ऐसा काम कर डाला जो इस रहती दुनिया में हर इंसान के लिए इबरत बन गया। एक बेवफा डीएसपी बीवी का सच्चा वाकया। वो शौहर जिसने अपनी दिन रात की मेहनत सिर्फ बीवी की पढ़ाई और कामयाबी पर लगा दी, मगर जब बीवी अफसर बनी तो उसने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और उसी शौहर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। प्रशांत एक रिक्शा चालक था जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मशगूल था। यही उसका जिंदगी थी, सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई। वो दिन भर रिक्शा चलाता और घर का खर्च पूरा करता, लेकिन आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। जैसे ही वो एक चौक पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकाश यादव ने उसे इशारे से रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर सख्तगी साफ झलक रही थी। रिक्शा साइड में लगाओ, उसने हुक्म दिया। प्रशांत ने फौरन रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों की खिलाफवर्जी की है, जुर्माना देना पड़ेगा। प्रशांत हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई कानून तोड़ा है। वो नरमी से बोला, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप बताइए, मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो बेझिझक बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि ये आदमी नादानी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, मगर ये शख्स तो खुद ही थाने चलने को तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया, वहां 2 दिन पहले ही उसकी बीवी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पोस्ट पर तैनाती हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने समृद्धि को पढ़ाया, सहारा दिया, ताकि वो एक दिन बड़ी अफसर बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास ही एक केबिन में डीएसपी समृद्धि किसी से फोन पर सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने ओहदे की इज्जत करना जानती हूँ और आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने जब अपनी बीवी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि समृद्धि जब सुनेगी कि उसका ही शौहर बेगुनाह पकड़ लिया गया है तो वो जरूर उसकी मदद करेगी। समृद्धि ने फोन काटा और अपने दफ्तर से बाहर आकर सख्त आवाज में पूछा, किसे और क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक कानून तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। समृद्धि की नजर जब प्रशांत पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फेर लीं और चेहरे पर सख्त लहजा लाकर बोली, अगर ये जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहां से निकाल दो। प्रशांत को अपनी ही बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। उसने सोचा था कि समृद्धि उसकी सच्चाई समझेगी और उसका साथ देगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। समृद्धि, तुम वाकई ऐसा कह रही हो? प्रशांत के होंठ सूख गए और उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। यही वो औरत थी जिसके ख्वाबों के लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही समृद्धि जो कभी कहती थी, बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही उसके संघर्ष को रौंद रही थी। थाने में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई तमाशा हो।
प्रशांत के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी आंखें तो सूखी थीं, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसने बिना कुछ कहे थाने से बाहर कदम बढ़ाया। उसका रिक्शा जब्त कर लिया गया था। वो धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए उसके जहन में बीते हुए दिन घूम रहे थे। कैसे उसने समृद्धि की शादी के बाद भी उसे पढ़ाने की कोशिशें जारी रखीं, कैसे उसने हर दिन अपनी जरूरतों को गिरवी रखकर उसकी किताबें खरीदी, कैसे रात रात भर मेहनत करके उसे इस मकाम तक पहुंचाया, और आज उसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा की लहरों में प्रशांत भारी कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, आंखों में मायूसी थी और जहन में एक अजीब सा दर्द, जिस बीवी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर गई। थका हारा वो अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ श्यामला देवी ने फिक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सब ठीक तो है? माँ ने पूछा। प्रशांत ने गहरी सांस ली, फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोला, माँ, समृद्धि बहुत बदल गई है। उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। ऊपर से मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। जिस रिक्शे को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया, उसी को मुझसे छीन लिया। माँ के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला रंग साफ नजर आ रहा था। लगा वो अपनी चूड़ीदार उंगलियों से माथे को सहलाने लगी। बेटा, तुम्हें वो दिन रात मेहनत करनी पड़ी और आज वही लड़की तुम्हें जलील कर रही है। प्रशांत ने उदास आंखों से माँ की तरफ देखा, मगर कुछ ना बोला। घर के एक कोने में बैठा अंशुल, प्रशांत का 6 साल का बेटा, दादी के पास खेल रहा था। वो अपनी नन्ही हथेलियों से दादी की गोद में खेलता रहता था। असल में अंशुल को अपनी माँ से ज्यादा दादी के साथ रहने की आदत थी। समृद्धि हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में मशगूल रहती थी, इसलिए माँ का प्यार उसे कभी ठीक से मिला ही नहीं। बेटा, तूने इतना सब कुछ किया, मगर ये औरत तेरा एहतराम करना तो दूर, अब तुझे गरीब और कमजोर समझने लगी है। माँ को पूरा यकीन था कि प्रशांत कोर्ट से कागज बनवाकर रिक्शा छुड़वाने जरूर आएगा, मगर जब पूरा दिन बीत गया और वो नहीं आया तो समृद्धि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसे हो क्या गया है? क्या ये समझता है कि मैं खुद जाकर इसका रिक्शा वापस कर दूंगी? उसने मन ही मन सोचा। गुस्से में भरी हुई समृद्धि सीधा शिवपुरी कॉलोनी में अपने घर पहुंची। दरवाजा धड़ाम से खोला और अंदर घुसते ही देखा कि श्यामला देवी आराम से बैठी हैं और प्रशांत नीचे फर्श पर बैठा है। अंशुल खेल रहा था, मस्ती में अपनी ही दुनिया में। समृद्धि का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को बच्चों को संभालना भी नहीं आता? क्या ऐसे बच्चों की परवरिश होती है? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उसकी कड़वी आवाज सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत ने ऊपर देखा। वो हैरान था कि समृद्धि को अचानक क्या हो गया। प्रशांत ने नर्म लहजे में कहा, समृद्धि, तुम क्या कह रही हो? माँ ने ही इसे पाला है और जितना भी बड़ा हुआ है माँ के प्यार और देखभाल से ही हुआ है। हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मगर समृद्धि का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, और तुम बड़ी अफसर बनकर ये भी नहीं देख पाई कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था? समृद्धि के चेहरे पर लाज थी, मगर उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, अब मुझे पापा और आपके साथ ही रहना है, अंशुल बोला। अगर समृद्धि ने उसकी कोई बात ना सुनी, उसने जबरदस्ती अंशुल को गोद में उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। श्यामला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, समृद्धि, जब वक्त आएगा तुझे तेरी गलतियों का अफसोस जरूर होगा। प्रशांत बस खड़ा देखता रह गया। उसकी बीवी उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी और वो जानता था कि उसे रोक नहीं सकता। प्रशांत के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे एहसास था कि समृद्धि ने अंशुल को जबरन अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर वो उसे रोकने की हालत में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो वैसा ही करो, प्रशांत ने नर्म लहजे में कहा।
मगर उसकी आवाज में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। मगर 6 साल का अंशुल अपने अब्बू और दादी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आईं। वो अपनी छोटी उंगली से दादी की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहने लगा, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं पापा और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। समृद्धि का चेहरा सख्त था। उसने गुस्से में अंशुल का हाथ पकड़कर खींच लिया और झिड़कते हुए कहा, बहुत ज्यादा जिद करने लगे हो, चलो मेरे साथ। बच्चे के रोने और मना करने के बावजूद समृद्धि उसे अपने साथ सुधा अपार्टमेंट ले गई, जहां उसका सरकारी क्वार्टर था। अंशुल अब एक बंद कमरे में था, जहां उसे वो मोहब्बत और अपनापन नहीं मिल रहा था जो उसे अपने बाप और दादी के साथ मिलता था। समृद्धि के इस कदम की खबर जब उसके माँ बाप गोविंद प्रसाद शर्मा और माया शर्मा को मिली तो वो बेहद नाराज हो गए। बेटी, क्या तुमने सही किया? बाप ने फोन पर पूछा। मगर समृद्धि, जो अब डीएसपी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, उसे अपने ओहदे का घमंड हो चुका था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा, प्रशांत ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और आज तू उसी को ठुकरा रही है। ये घमंड तेरा सब कुछ छीन लेगा। मगर समृद्धि ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उधर राघव शर्मा, जो समृद्धि का भाई था, उसने भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, दीदी, तुम जो कर रही हो वो गलत है। प्रशांत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम उसी को ठुकरा रही हो। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर समृद्धि के सर पर अभी घमंड सवार था। उसने अपने भाई को भी झिड़कते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम सब लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राघव को भी ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई और उसने भी अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। वक्त गुजरता गया। समृद्धि अपने बेटे अंशुल को खुद नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए उसने उसके लिए एक मेड नैना यादव रख ली। एक दिन नैना उसे लेकर सुभाष मार्केट गई और इत्तेफाक से उसी वक्त वहां प्रशांत की माँ। उसने सिसकते हुए कहा, श्यामला देवी भी वहीं कुछ सामान खरीदने आई हुई थी। जैसे ही अंशुल की नजर अपनी दादी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। वो भागते हुए उनके पास पहुंचा और उनसे लिपट गया। दादी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। श्यामला देवी ने उसे सीने से लगा लिया और जज्बाती होकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तू अपनी मम्मी के पास खुश नहीं है? अंशुल की आंखों में आंसू थे। दादी, वहां हर वक्त एक अंकल आते हैं। कौन अंकल बेटा? श्यामला देवी ने हैरानी से पूछा। अंशुल ने जवाब दिया, वो रोज शाम को मम्मी के घर आते हैं। मम्मी उनके साथ घंटों बैठकर हंसती हैं और अगर मैं जागा रहता हूं तो वो मुझे जबरदस्ती सुला देते हैं। अगर मैं रोता हूं तो वो मुझे मारते भी हैं। श्यामला, उनका बेटा और ज्यादा दुख ना सहे, मगर पोते की तकलीफ सुनकर उनका दिल बैठ गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब ये बात छुपाने का कोई मतलब नहीं। सुबह होते ही उन्होंने प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुझे कुछ बताना है, मगर तेरा दिल मजबूत होना चाहिए। प्रशांत घबरा गया। क्या हुआ माँ? श्यामला देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी बात बता दी। कैसे अंशुल ने अपनी माँ के घर में एक अजनबी आदमी के बारे में बताया, जो रोज वहां आता है और उसे मारता डांटता है। प्रशांत का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। माँ, अब और नहीं, मैं अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ सकता, मैं खुद जाकर उसे वापस लाऊंगा। श्यामला देवी ने सिर हिलाया। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि तेरे बेटे की भी है। अगले दिन छुट्टी थी। प्रशांत बिना बताए अपनी माँ के साथ सुधा अपार्टमेंट पहुंचा, जहां समृद्धि का सरकारी क्वार्टर था। दरवाजे पर पहुंचकर प्रशांत ने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। समृद्धि की आंखें आधी नींद में थीं। जैसे ही उसने अपने सामने प्रशांत और उसकी माँ को देखा, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह घबरा गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
वो घबरा कर बोली। प्रशांत की मां ने तीखे लहजे में जवाब दिया, हम अपने पोते से मिलने आए हैं। क्या इसमें कोई गुनाह है? समृद्धि की जबान लड़खड़ाने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि प्रशांत ने दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर बेड पर पड़ी। वहां एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेशर्मी थी। दूसरी तरफ अंशुल चुपचाप पड़ा था, जैसे उसकी मासूमियत छिन चुकी हो। ये मंजर देखकर प्रशांत का खून खौल उठा। तो ये है तेरा सच समृद्धि? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर गुस्से से भरी हुई थी। समृद्धि ने झट से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ तो क्या? ये मेरा घर है और यहाँ कौन रहेगा, ये तय करने का हक सिर्फ मुझे है। प्रशांत का सब्र जवाब दे गया। उसने समृद्धि को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बसाया था, और आज तू इस घर में पराए मर्दों को जगह दे रही है, मगर अपने शौहर और बेटे के लिए इसमें कोई जगह नहीं। थप्पड़ पड़ते ही वो नौजवान लड़का बेड से उठकर खड़ा हो गया। कौन है ये बदतमीज जो तुझ पर हाथ उठा रहा है? उसने समृद्धि से पूछा। समृद्धि ने गुस्से में कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार शौहर। ये सुनते ही प्रशांत का गुस्सा और भड़क गया, मगर श्यामला देवी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा इस पर गुस्सा करने का अब कोई फायदा नहीं। जो औरत खुद अपने घर को बर्बाद कर रही है, उसे समझाना बेकार है। प्रशांत ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, अंशुल अब तुझे यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकता, चल मेरे साथ। मगर समृद्धि हंस पड़ी। तू इसे ले जाने की सोच भी मत, ये मेरा बेटा है और मैं तुझे इसे छूने भी नहीं दूंगी। प्रशांत ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अगर तुझे अपनी औलाद से इतना ही प्यार था तो तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, न कि गैर मर्दों के साथ घर बसाने की सोचनी चाहिए थी। अब जब सारा सच सामने आ गया था तो समृद्धि ने अपना आखिरी दांव खेला। ठीक है, अगर तू इतना ही बड़ा इंसाफ पसंद बन रहा है तो जा, मगर जाते जाते इन पेपरों पर साइन कर देना। उसने एक कागज फेंका, तलाक के पेपर। श्यामला देवी ने कागज उठाया और देखा कि समृद्धि पहले से ही तलाक के लिए तैयार थी। प्रशांत के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। उसने पेन उठाया और बगैर कुछ कहे तलाका के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं। समृद्धियान तुझे, तेरी जिंदगी मुबारक। ये कहकर वो अंशुल को गोद में उठाकर बाहर निकल गया। श्यामला देवी भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ वक्त बाद प्रशांत कमरे के एक कोने में बैठा, गहरी सोच में डूबा हुआ था। तलाका की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और समृद्धि अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। मगर इस टूटे रिश्ते शायद उसके दिल में कई सवाल छोड़ दिए थे। अब आगे क्या, उसने खुद से पूछा। दूसरी तरफ श्यामला देवी अपने बेटे के साथ थीं, मगर उनके दिल में एक ही ख्याल था, क्या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे फिलहाल घर चलाने में मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर संदूक के सबसे निचले हिस्से में रखे में एक पुराने कागज पर पड़ी। उन्होंने उसे निकाला और गौर से देखा। बेटा, ये एक जमीन का दस्तावेज है और ये जमीन हमारे नाम पर ही दर्ज है। प्रशांत भी चौंक गया। कहाँ है ये जमीन? उसने पढ़ते हुए कहा, ये जमीन सिद्धार्थ एनक्लेव में है। माँ, ये तो अब एक महंगा इलाका बन चुका है। ये जमीन अब करोड़ों की हो चुकी होगी। ये सुनकर श्यामला देवी की आंखों में पूर्ण उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगले ही दिन प्रशांत ने जमीन की कीमत पता करने के लिए एक प्रॉपर्टी एजेंट से संपर्क किया। जब एजेंट ने उसे जमीन की मौजूदा कीमत बताई तो वो हैरान रह गया। वो जमीन करोड़ों में बिक सकती थी। बगैर वक्त जाया किए उन्होंने मुकम्मल कानूनी तरीका कार पूरा किया और जमीन को बेच दिया। चंद ही हफ्तों में ओसा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ चुके थे। अब पैसों की कोई कमी न थी। प्रशांत ने एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा जिसमें उसकी माँ और बेटा आराम से रह सकें। ये घर उस पुराने घर से कहीं बड़ा था जहां वे पहले रहते थे। मुश्किलें दूर हो चुकी थीं तो प्रशांत ने एक और अहम फैसला लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वो पढ़ाई में हमेशा होशियार था।
मगर समृद्धि की पढ़ाई के लिए उसने अपनी तालीम बीच में ही छोड़ दी थी। मगर अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। माँ, अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। श्यामला देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इधर श्यामला देवी ने भी एक नया कदम उठाया। उन्होंने घर में ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी जान पहचान नैना यादव, अंशुल की पुरानी मेड, को भी अपने काम में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। प्रशांत दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा। उसने अपने मकसद पर पूरी तवज्जो दी। लगभग 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वो एसपी पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित हो गया कि खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक रिक्शा चालक एसपी बन गया। इसने मेहनत और लगन से वो मकाम पा लिया जो नामुमकिन लगता था। टीवी चैनल्स और अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। पत्रकार उसके घर पहुंचकर उसकी मां से इंटरव्यू लेने लगे। श्यामला देवी की आंखों में फख्र के आंसू थे। आपने अपने बेटे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया? एक पत्रकार ने पूछा। मां मुस्कुराई और बोली, मैंने बस उसे उसकी मेहनत पर भरोसा करना सिखाया, बाकी सब उसने खुद किया। अब जब प्रशांत एसपी बन गया था तो उसने एक दिलचस्प फैसला लिया, अपनी पोस्टिंग उसी इलाके में करवाने का जहां समृद्धि की पोस्टिंग थी। अब देखता हूं कि वर्दी का घमंड किसे कहते हैं, उसने मन ही मन सोचा। कुछ ही दिनों में उसने शक्ति भवन जनकपुर में अपनी नई पोस्ट संभाल ली। अब वो पूरे जिले का पुलिस अधीक्षक था और समृद्धि उसी जिले में डीएसपी थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। समृद्धि जो कभी अपने घमंड और ताकत पर इतराया करती थी, अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस बीच थाने में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। नई एसपी प्रशांत के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई थी। सब अधिकारियों से राय ली गई तो समृद्धि ने भी हामी भर दी। ठीक है, पार्टी रख लो, उसने बिना किसी भाव के कहा। अगले दिन पार्टी आयोजित हुई। एक मंच तैयार किया गया था जहां वरिष्ठ अधिकारी भाषण देने वाले थे। समृद्धि को भी बुलाया गया ताकि वह 2 शब्द कह सके, लेकिन जब वो मंच पर चढ़ी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा अंत निकट है, ये सोचते ही उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ी। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग भागकर उसके पास पहुंचे। डीएसपी मैडम बेहोश हो गईं। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और कहा, कमजोरी और मानसिक तनाव की वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये सुनकर प्रशांत, जो अब एसपी था, हैरान रह गया। एक डीएसपी की हालत ऐसी क्यों हो गई? क्षण उसने सोचा। उसे समझ आने लगा था कि शायद समृद्धि अब अपने किए पर पछता रही है। अब जिंदगी ने एक चक्र पूरा कर लिया था। जिसने उसे कभी गिराया था, आज वो खुद नीचे गिरी हुई थी। समृद्धि अब सिर्फ एक मौका चाहती थी, अपने गुनाहों की माफी मांगने का, अपने बेटे को फिर से गले लगाने का और अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का। समृद्धि अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे। चेहरा मुरझाया हुआ था और बाल बिखरे हुए। जो औरत कभी अपने आप पर घमंड करती थी, आज अपनी ही जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाजार गई। उसने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, मगर आज भूख से बेहोश होने की हालत में थी। तभी उसकी नजर श्यामला देवी पर पड़ी, अपनी पूर्व सास, जो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद रही थी। समृद्धि का दिल जोर से धड़कने लगा या वो घबराई, मगर फिर भी हिम्मत करके अपनी पूर्व सास के पास गई। समृद्धि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आप कैसी हैं? श्यामला देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर चश्मा ना पहनने की वजह से उन्हें साफ नजर नहीं आया। कौन हो बेटी? मुझे माँ जी कहकर क्यों बुला रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। समृद्धि का गला रूंध गया। वो नीचे झुककर उनके पांवों को छूने लगी। माँ जी, मैं समृद्धि हूँ, आपकी बहू, आपकी गुनहगार।
अब श्यामला देवी का चेहरा सख्त नहीं था, वो हैरान थीं। मगर समृद्धि की हालत देखकर उनका दिल पिघल गया। उठो बेटी, उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहली बार समृद्धि को गले लगा लिया। मैं बहुत पछता रही हूं माँ जी, मुझे मेरा अंशुल वापस चाहिए। मुझे अपनी गलतियां सुधारनी है। क्या मैं फिर से आपकी बहू बन सकती हूँ? श्यामला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देर कर दी तूने बेटी, मगर अब भी अगर दिल सच्चा है तो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उसी शाम समृद्धि श्यामला देवी के साथ घर आई। प्रशांत ने दरवाजा खोला तो अपनी साबिक बीवी को सामने देखकर एक लम्हे को रुका। क्यों आई हो? उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकावट थी। समृद्धि ने झुक कर कहा, माफ कर दो प्रशांत, मैं हार गई हूं। मैंने सब कुछ खो दिया है, मगर अब सिर्फ एक माँ, एक बीवी और एक इंसान बनकर जीना चाहती हूँ। अगर मंजूर हो तो मुझे मेरे बेटे के पास रहने दो। अंशुल दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वो भागता हुआ आया। मम्मी, आप वापस आ गई हो। उसने माँ को जकड़ लिया। प्रशांत खामोशी से ये सब देखता रहा। फिर वो बोला, ये घर कभी तेरा था, फिर तेरा सब कुछ तेरे पास है, मगर अब जो भी होगा सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत के साथ होगा।